हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं साइंस पॉइंट रांची। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2। हम लोग लेक्चर नंबर 1 में क्या स्टार्ट किए थे? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन टर्म। तो हम लोग लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या किए थे, ध्यान दीजिए। हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके थे क्या? W बाई डब्ल्यू, W बाई भी, B बाई भी, यानी बोले तो कंसंट्रेशन टर्म हम लोग स्टार्ट किए हैं और उसमें बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट किए थे। आज हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे? मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी और नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी अगर हम बात करें तो आपके सिलेबस में ये डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर को अगर दोनों को मर्ज कर दें तो दोनों का लर्निंग आउटकम क्या होगा, ये प्रीवियस लेक्चर में भी आपको हम बताए थे। यहां से लर्निंग आउटकम क्या होगा कि आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन कौन कौन सा सॉल्व होगा देख लीजिए। 1 to 9, 26, 28, 29 और 30, यानी ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व होगा। इंटेक्स का क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व होगा। एग्जाम्पल 1 to 3 होगा। और लेक्चर बनाते साथ यहां पे हम लोग नीट और जेई का लेटेस्ट क्वेश्चन कुछ करते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हम लोग देख चुके थे, है ना। सॉल्यूशन में बहुत सारा कंसंट्रेशन टर्म हम लोग डिस्कस कर चुके थे। लेकिन अब यहां पे आप समझो, इस सॉल्यूशन चैप्टर में हम कुछ नोटेशन जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, ध्यान देना। हम हमेशा याद रखना सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और मास ऑफ सॉल्वेंट को डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर डब्ल्यू ए लिखा हुआ है तो मास ऑफ सॉल्वेंट, एन नंबर मोल्स, यानी एन से स्मॉल एन से हम मोल को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम एम बी लिखें तो बी हम क्या बताएं? सॉल्यूट, एम बी यानी मोल मास ऑफ सॉल्यूट। उसी टाइप से अगर हम एम ए लिखें तो क्या लिखें, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस पूरे चैप्टर में इसी को हम यूज करते हुए चलेंगे, यानी बी को सॉल्यूट से, ए को सॉल्वेंट से और डब्ल्यू को मास से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, सॉल्यूशन हम देख चुके थे। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सर होता है, 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट का, है ना। और क्या होता है होमोजेनियस मिक्सर, इसे भी हम लोग देख चुके थे। इस चैप्टर में हम आपको बताए थे कि हम लोग क्या स्टडी करेंगे। यहां पे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन को स्टडी करेंगे। बाइनरी मतलब बताए थे ना, यानी एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। देखिए, आपके घर में अगर गेस्ट आया, आपको अगर शरबत बनाना हो तो क्या एग्जांपल दिए बताओ? पानी में हम लोग क्या ऐड करते हैं? शुगर ऐड करते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करते हैं, टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें लेमन भी ऐड कर दिए। तो यहां पे ध्यान दो, आपका वाटर सॉल्वेंट होगा, लेकिन शुगर, सॉल्ट, लेमन, ये तीनों आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। और टोटल कंपोनेंट कितना हो गया? 4 हो गया। लेकिन इसके बारे में नहीं पढ़ना है हम लोग को, क्या पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन, यानी ओनली 1 सॉल्यूट यहां पे स्टडी करेंगे और एक सॉल्वेंट होगा, है ना। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका अगर पहले वाले लेक्चर से कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, तो ये लेक्चर आपका, ये टॉपिक छूटा हुआ था, क्या? टाइप ऑफ सॉल्यूशन। चलो इसे देखते हैं। अगर जनरल हम देखें तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन 3 का, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन हम किसे बोलेंगे? जिसमें मेरा सॉल्वेंट लिक्विड होगा। सॉलिड सॉल्यूशन किसे बोलेंगे? जिसमें मेरा सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड होगा। उसी टाइप से गैसियस सॉल्यूशन हम किसे बोलेंगे? जिसमें मेरा सॉल्वेंट क्या होगा? गैस होगा। तो बात आता है इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चलो पहले एक एक समझो। लिक्विड सॉल्यूशन हम क्या बोले? जिसमें सॉल्वेंट मेरा क्या होगा? लिक्विड होगा। तो सॉलिड को भी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड को भी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। गैस को भी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन। समझ पा रहे हैं ना। अब यहां पे आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक एग्जाम्पल से, यानी ये जो डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी का, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है ना। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये रहता ही रहता है एक क्वेश्चन। लेकिन हद तो ये हो गया कि आप अगर 2025 का नीट का क्वेश्चन उठाओगे तो सेम टॉपिक से 2025 में नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, उसे भी हम लोग यहां पे प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अब आ जाओ एग्जाम्पल से समझो। जब गैस को एक लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या कहलाया? लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या होगा? ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन मेरा गैस है, वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तभी तो सारा एक्वाटिक लाइफ एडजस्ट कर पा रहा है ना। जितना जो जीव जंतु है समुद्र में रहता है वो कैसे सांस ले रहा है, अगर ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व नहीं है तो। ठीक, लिक्विड इन लिक्विड।
एग्जाम्पल देखो, इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। डेली लाइफ से देखना चाहते हो, वाटर लो, लेमन का जूस एक में निकाल दो पूरा और दोनों को मिलाओ तो क्या होगा, लिक्विड इन लिक्विड हुआ ना, तो ये क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड, बहुत सारा, जैसे अभी शरबत बनाते हैं हम लोग, क्या किए, वाटर में क्या ऐड किए, शुगर ऐड किए, तो शुगर मेरा क्या है, सॉलिड, वाटर मेरा क्या है, लिक्विड, तो ये आपका हुआ क्या, सॉलिड इन लिक्विड यानी लिक्विड सॉल्यूशन। उसी टाइप से सॉलिड सॉल्यूशन तीन टाइप का होगा, गैस इन सॉलिड, गैस को किस में डिजोल्व कर रहे हैं, सॉलिड में। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, गैस को सॉलिड में कैसे डिजोल्व करते हैं, तो याद कीजिए आप क्लास 11th का हाइड्रोकार्बन जब पढ़े होंगे तो वहां पे आप कैटलिस्ट यूज किए होंगे, निकेल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, कब, जब H2 ऐड करते हैं। तो उस केस में होता क्या है, जो हाइड्रोजन गैस होता है ना, और प्लेटिनम प्लेटिनम के सरफेस पे जाके चिपक जाता है, जो क्या कहलाएगा, एग्जांपल, गैस इन सॉलिड। उसी टाइप से आप देखो लिक्विड इन सॉलिड, और भी अजीब लग रहा है ना, लिक्विड सॉलिड में डिजोल्व है, लेकिन होता है। यहां पे याद रखना है कि अमलगम, आप 9th में पढ़े होंगे, अमलगम सॉल्यूशन क्या होता है, यानी एक अगर मेरा सॉल्यूशन में एक मेरा अगर Hg हो और दूसरा कोई भी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं ना। तो उसी टाइप से अमलगम ऑफ Hg विथ सोडियम, यानी सोडियम मेरा क्या हो गया, सॉलिड, उसमें अमलगम अगर Hg ऐड करेंगे तो मेरा किसका एग्जांपल होगा, लिक्विड इन सॉलिड। सॉलिड सॉलिड यानी सॉलिड को सॉलिड में डिजोल्व कर रहे हैं, तो दुनिया में जितना भी एलॉय एग्जांपल है, ब्राश ले लो, ब्रॉन्ज ले लो, ये सब किसका एग्जांपल है, सॉलिड इन सॉलिड का। कोई दिक्कत। उसी टाइप का गैसियस सॉल्यूशन होता है, गैस इन गैस, कौन सा एग्जांपल होगा, खुद से सोचो, एयर, गैस इन गैस तो है, हम लोग जानते हैं ना, नाइट्रोजन कितना होता है, 78%, ऑक्सीजन 21%, और अदर गैस होगा तो यहां नाइट्रोजन मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा और अदर क्या होगा, सॉल्यूट होगा, तो गैस इन गैस हुआ। लिक्विड इन गैस, बड़ा अजीब लग रहा है ना, लिक्विड इन गैस यानी पानी गैस में डिजोल्व है, कैसे पॉसिबल है पॉसिबल। ठंड के दिन में याद करो कोहरा पूरा होता है ना, तो याद करो वो क्या एग्जांपल है, वो लिक्विड गैस में ही तो डिजोल्व है, समझ पा रहे हैं ना। चलो सॉलिड इन गैस, देखते होंगे सुने होंगे कि दिल्ली जो है पूरा दुनिया का पॉल्यूटेड शहर में गिनती आ रहा है, सिटी में, है ना, वर्ल्ड का मोस्ट, अगर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी काउंट करेंगे तो कौन आता है नंबर 1 पे, दिल्ली। तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि दिल्ली के एयर में हमको सॉलिड पार्टिकल दिख रहा है, लेकिन है ना, तो उस सारा एग्जांपल जो पॉल्यूटेड एयर वगैरह है सब क्या है, सॉलिड इन गैस। बताओ क्लियर। इससे आपका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, समझ पा रहे हो। लेकिन अब समझो, देखो यहां पे 2020 ये 2025 में देखो पूछा हुआ नीट में क्वेश्चन है, देख लो इसी टॉपिक से है। क्या है क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। चलो मैच करते हैं, ध्यान देना। ह्यूमिडिटी अभी तो बताए थे कि ठंड के दिन में क्या होता है, लिक्विड गैस में डिजोल्व होता है, वही तो होता है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी मेरा क्या हो जाएगा, बताओ बताओ, लिक्विड इन गैस, तो ए का ऑप्शन कौन आ गया, 2, तो ए का 2 कहां पे ढूंढो, ए का 2 यहां पे और यहां पे है, ए का 3rd ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक। सेकंड देखो क्या लिखा हुआ, एलॉय, अभी आपको बताए ना एलॉय क्या होता है, सॉलिड सॉलिड में डिजोल्व होता है, तो सॉलिड इन सॉलिड यानी बी का मेरा क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो बी का फर्स्ट आप देखो कहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है ना, यानी ये भी गलत हो गया, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस टाइप से आप ओमिट करना भी सीख सकते हैं, है ना। अमलगम देख लो, अभी बताए थे अमलगम क्या, बताओ, देखो यहां पे एग्जांपल दिए थे ना, अमलगम किसका एग्जांपल है, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है, समझ पा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे क्या ये डेटा बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले 2025 से पहले क्या होता था, सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में आता था, लेकिन 25 में देखो ये आपका नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसी टॉपिक से, ठीक। चलो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का बचा हुआ कंसंट्रेशन टर्म। तो 3rd तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, अब मेरे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन। क्या होता है मोल फ्रैक्शन, देखो मोल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले हमको समझना होगा कि मोल क्या होता है। आप क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि मोल हम लोग मास से भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से भी निकाल सकते हैं। जब मास दिया था तो मोल निकालने का तरीका क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास। उसी टाइप से जब वॉल्यूम था, याद करो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल था तो मोल कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ पार्टिकल बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये मोल निकालने का तरीका है ना, क्योंकि मोल जानोगे तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, समझ पा रहे हो। मोल जानोगे तो मोलारिटी निकल जाएगा, मोल जानोगे तो मोलालिटी निकल जाएगा, तो मोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं हम किस पे, मोल फ्रैक्शन पे। ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन वैसा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल एक रेशियो है, किसका, नंबर ऑफ मोल्स का।
जब भी मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोलेगा तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके नंबर ऑफ मोल को एबव में रखेंगे और नीचे हम टोटल नंबर ऑफ मोल को रखेंगे। तो एनसीईआरटी का अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो देखो डेफिनेशन क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। कुछ समझ में नहीं आया? आओ समझते हैं। ध्यान देना, हम क्या बोले, यहां पे मान लेते हैं एक सॉल्यूशन है मेरे पास। ध्यान देना, क्या है, एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूट को बी से और सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लेते हैं कि इस सॉल्यूशन में मेरा जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है एनबी है और जो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल है मेरा एनए है। ठीक, यहां तक। अब मोल फ्रैक्शन को एक्स भले ही लिख देते लेकिन एक्चुअल में इसे रिप्रेजेंट करते काई से, जिससे काई, ये काई पढ़ाते लेकिन एक्स हम लोग पढ़ के चलते हैं। ध्यान देना, अगर हम लोगों को मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, किसका निकालना है, ए का, तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन, इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। यानी जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल को हम लोग एबव में रखेंगे, बाय क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल एन ए बाय एन बी, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल। अगर यहां सी भी होता नीचे सी लिखते प्लस एन सी करते, अगर यहां डी भी होता प्लस एन डी करते। समझ पा रहे हो ना? अगर मान लो आपको मोल फ्रैक्शन बी का निकालने के लिए बोला, ध्यान देना, किसका, बी का, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला उसके नंबर ऑफ मोल को हम एबव में रखेंगे, बाय यहां पे क्या रखेंगे, एन ए प्लस एन बी। बोलो समझ पा रहे हो मोल फ्रैक्शन? तो ये होता है सिंपल रेशियो होता है किसका, नंबर ऑफ मोल्स का। कोई दिक्कत? प्रॉब्लम क्या है, यहां पे कुछ आपको आउटकम देखना होगा मोल फ्रैक्शन का। ये तो डेफिनेशन हो गया, लेकिन 3-4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मोल फ्रैक्शन में। आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अगर हम इसका यूनिट पे बात करें, किस पे बात करें, यूनिट पे, तो देखो ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, मोल और मोल कट गया ना, तो याद रखना मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? क्या, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस। देखो इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड आ जाओ, समझना, अगर ए का मोल फ्रैक्शन है तो हम क्या लिखें, एन ए, नीचे क्या लिखें, एन ए प्लस एन बी। यानी ऊपर मेरा छोटा है नीचे मेरा क्या है, बड़ा है। तो जब भी कोई इस टाइप का नंबर आएगा ऊपर मान लो लिखें 1, ध्यान देना ऊपर क्या लिखें 1, और नीचे कोई भी बड़ा नंबर लिखो, चलो 2 लिखें, तो बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.5। यानी जब भी नीचे बड़ा होता है और ऊपर छोटा होता है उसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। इससे क्या पता चला कि जब भी आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे अगर उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो सही है, अगर 1 से बड़ा आ रहा है यानी आप गलत कर रहे हैं, 0 से छोटा आ रहा है फिर भी आप गलत कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो देखो सेकंड पॉइंट, नहीं यहां पे आ जाओ, ये फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चलो पहले 4 को ही डिस्कस कर लिए हम लोग। क्या है, इट्स वैल्यू, इट्स वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी इसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। थर्ड पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट क्या है समझना, टोटल मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होगा। जैसे XA प्लस XB, इसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। अगर यहां पे CB होता तो XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। यानी मोल फ्रैक्शन को सबको ऐड करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। देखो इसी पॉइंट को यहां पे लिखा हुआ है, समझना, सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, है ना, यानी टोटल मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। फोर्थ पॉइंट देखो, ये सिंपल रेशियो है यानी एक नंबर है, तो नंबर पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन दी टेम्परेचर, यानी ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना मोल फ्रैक्शन का। फिर से इधर ध्यान दो, क्या बोले, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है। सेकंड क्या बोले, इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है। थर्ड आपको क्या बोले, टोटल मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। फोर्थ आपको क्या बोले कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना? अगर आप समझ गए तो यहां पे आओ, इस क्वेश्चन को चलो सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन क्या है, समझना, a mixture has 3 mole of A, 2 mole of B and 5 mole of C. Mole fraction of A, B and C are respectively. अब इस क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, नंबर ऑफ मोल A का कितना दिया हुआ है, 3, नंबर ऑफ मोल B का कितना दिया हुआ है, 2, नंबर ऑफ मोल C का कितना दिया हुआ है, 5। तो अभी हम आपको क्या बताएं कि अगर हमको मोल फ्रैक्शन A का निकालना है
तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके नंबर ऑफ मोल को एबव में रखेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो ए का मेरा नंबर ऑफ मोल कितना है 3 है, बाय ए का नंबर ऑफ मोल 3, बी का नंबर ऑफ मोल कितना हुआ 2 और सी का नंबर ऑफ मोल कितना है 5। तो इससे क्या पता चला मेरे पास क्या आया 3/10 यानी 0.3। कोई दिक्कत? उसी टाइप से अगर हमको बी का निकालना है, किसका निकालना है बी का, तो बी का नंबर ऑफ मोल कितना है 2 और नीचे Na प्लस Nb प्लस Nc जब ऐड करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, ये आपका कितना आया 0.2। थर्ड इसी टाइप से अगर मोल फ्रैक्शन सी का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल 5 है तो 5/10 तो कितना आया 0.5। तो देखो है ना इजी कितना। आओ जो आपको हम 4 पॉइंट बताएं, चारों पॉइंट को यहां पे डिस्कस करते हैं। पहला यूनिटलेस, देखो कुछ यूनिट लिखे क्या नहीं, यूनिटलेस। सेकंड क्या बोले इसका वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, देखो कितना आया 0.3, कितना आया 0.2, कितना आया 0.5 यानी 0 से 1 के बीच में। ठीक। थर्ड आपको क्या बताएं कि टोटल मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होगा 1 होगा। आओ करके देखते हैं XA XB प्लस XC, चलो ऐड करते हैं। XA कितना आया 0.3, XB कितना आया 0.2 और XC मेरे पास कितना आया 0.5। देख लो इसको ऐड किए तो कितना आया 1 आया। तो है ना टोटल मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होगा 1 होगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? तो ये था आपका कंसेप्ट किस पे मोल फ्रैक्शन पे। आओ नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करते हैं मोलारिटी। क्या होता है मोलारिटी? याद कीजिए आपको एग्जांपल दिए थे ना, क्या मम्मी को डांट सुनते हुए कौन पापा मम्मी को डांटे क्या कि चाय में शुगर इतना ज्यादा क्यों डाल दी। यानी वहां पे हम लोग डेली लाइफ में किस पे बात करते हैं मास पे बात करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में किस पे बात होगा मोल पे। तो मोलारिटी क्या है? सिर्फ हवा बना के रखा है बहुत टफ है, ऐसा होता नहीं है। समझना मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन में जितना होगा उसे हम क्या बोलेंगे मोलारिटी बोलेंगे। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है जिसे हम क्या बोलेंगे मोलारिटी बोलेंगे। देखो डेफिनेशन क्या है, मोलारिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर फॉर्मूला की बात करें तो मोलारिटी मेरा क्या होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें लीटर में होना चाहिए। ये जनरल फॉर्मूला है, ये आपको याद होना ही चाहिए। देख लो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक। लेकिन अब याद रखिएगा नंबर ऑफ मोल निकालने का कितना तरीका आपको बताएं, मास से भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से भी निकाल सकते हैं। जनरली ज्यादा क्वेश्चन मास पे आता है, किस पे आता है मास पे। तो नंबर ऑफ मोल अगर मास पे बात करेगा तो क्या होगा बताओ, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट WB बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB। और अगर वॉल्यूम आपको ml में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है ml में, तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे 1000 से डिवाइड करोगे ना। ये 1000 नीचे जो डिवाइड होगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो याद रखना ये भी फॉर्मूला बहुत यूज होगा आपको क्वेश्चन बनाने में, है ना। बाकी जनरल ये याद रखना NB/B। कोई दिक्कत? तो ये होता है आपका क्या मोलारिटी, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम क्या बोल देंगे मोलारिटी बोलेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूनिट का। किसका? यूनिट का। तो यूनिट का देखो बताएं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ऊपर मेरे पास क्या है मोल है, क्या है मोल, नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी इसका अगर हम यूनिट का बात करें तो यूनिट क्या आ गया मोल पर लीटर। क्या आया मोल पर लीटर। लेकिन दिक्कत क्या है याद रखिएगा कभी कभी मोल पर लीटर ना देके सिर्फ कैपिटल M देगा तो ये भी आपका मोलारिटी होगा। क्या होगा मोलारिटी। याद रखना सिर्फ कैपिटल M दिया हुआ है यानी क्या दिया हुआ है मोलारिटी। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा आओ देखो समझिएगा। अगर दिया हुआ है 3 कैपिटल M HCl, इसका मीनिंग क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रहता है इस टाइप का समझना। 3 कैपिटल M HCl, देखो यहां पे क्या आया कैपिटल M आया ना, कैपिटल M आया मतलब क्या है मोलारिटी। इसका मीनिंग क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 कैपिटल M HCl का मीनिंग होगा 3 मोल ऑफ HCl dissolved in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। 3 कैपिटल M HCl का मतलब क्या हुआ कि
HCl डिजॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो याद रखना कैपिटल MB यूनिट किसका होता है? मोलारिटी का। तो पहला यूनिट क्या बोले? मोल पर लीटर। सेकेंड कैपिटल M, कभी कभी याद रखना डायरेक्ट लिखा रहेगा मोलर, तो मोलर वर्ड भी यूज करता है इसका यूनिट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलारिटी का यूनिट। मोल पर लीटर भी हो सकता है, कैपिटल M भी लिखा हो सकता है, या फिर मोलर हो सकता है। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो देखो जेई 2024 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। जेई 2024 कब? 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आओ क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखो, द मोलारिटी ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ml वाटर, है ना। क्या दिया हुआ है? मोलर मास ऑफ Na 23 और Cl का कितना? 35.5 ग्राम। यानी हम लोगों से पूछ रहा है कि बताओ मोलारिटी ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन, यानी एक्वा सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा। जबकि डेटा क्या दिया हुआ है? 5.85 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर। यानी यहां से क्या पता चला कि सॉल्यूट हमको दिया हुआ है 5.85 ग्राम। देखो, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, तो गिवन डेटा को लिख लो। अगर गिवन डेटा आप लिख लिए क्वेश्चन को समझ के, तो आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया। आओ लिखते हैं, ध्यान देना क्या क्या गिवन डेटा है, देख लो। WB क्या? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी W यानी मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 5.85, वही है ना? हाँ, 5.85। अब यहीं पे क्या हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। क्या है मेरे पास? NaCl है। Na का मास कितना? 23, Cl का कितना? 35.5। इसे 8 करेंगे तो क्या 58.5 आया? 58.5। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? 500 ml। कितना दिया हुआ है? 500 ml। ये डेटा दिया हुआ है, हम लोग को मोलारिटी बोला है। तो याद करो मोलारिटी, मास दिया हुआ है सॉल्यूट का ना। तो आप ध्यान दो, आपको फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है। जनरल फॉर्मूला आप क्या पढ़े? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो आपको याद ही होगा। तो अब मोल ना देके मोल का मास दिया है, तो मास का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम किस में दिया हुआ है? ml में। जब ml में वॉल्यूम होगा तो ऊपर क्या होगा? 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ये होता है मोलारिटी का फॉर्मूला। अब सारा डेटा दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, सब सब्स्टिट्यूट कर दो। तो WB कितना? 5.85 इंटू 1000। मोलर मास कितना? 58.5 इंटू वॉल्यूम कितना? 500 ml। अब देखो क्या है? 500 1000 2 टाइम्स में कट गया। अब देखो इस पॉइंट को अगर आप हटाओगे तो ऊपर क्या होगा? 10 होगा, और अगर इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे आपके पास क्या होगा? 100 होगा ना। देखो ये कट गया, 10 से 10 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा? 2, और नीचे मेरे पास 10 बचा हुआ। 2/10 यानी 0.2। तो 0.2 यानी योर आंसर विल बी डी। समझ पा रहे हो? तो देखो, हम लोग सोचते हैं जेई में बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देख लो, जेई 2024 का क्वेश्चन है ये, इससे पहले भी हम लोग नीट 2025 का क्वेश्चन बनाए, है ना। तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन बनेगा। आओ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं मोलारिटी पे। क्या है क्वेश्चन? ध्यान दो। द वेट ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू मेक 250 ml सेमी मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज। यानी आपसे क्या पूछ रहा है? वेट ऑफ H2SO4 यानी मास ऑफ H2SO4 पूछ रहा है। आपको दिया हुआ क्या है? वॉल्यूम 250 ml, सेमी मोलर, अभी तो आपको यूनिट बताए थे कि मोलारिटी का यूनिट मोल पर लीटर दे सकता है ना। कैपिटल M दे सकता है या फिर मोलर दे सकता है। तो क्या यहां मोलर आया ना? तो सेमी मोलर यानी मोलारिटी दिया है। सेमी का मतलब क्या होता है? आधा, यानी मोलारिटी का वैल्यू क्या दिया है? 1/2। आओ यहां पे एक कंसेप्ट समझो, आप याद रखना। सेमी मोलर मतलब 1/2, डेसी मोलर बोला तो 1/10, सेंटीमोलर बोला तो 1/100, मिली मोलर बोला तो मोलारिटी की वैल्यू 1/1000। चलो सबसे पहले गिवन डेटा निकाल लेते हैं। मेरा क्या बोल रहा है कि आपको H2SO4 का वेट क्या होगा, यानी मास क्या होगा जब वॉल्यूम है 250 ml और मोलारिटी है सेमी मोलर यानी 1/2। तो सॉल्यूट मेरे पास क्या आ गया? H2SO4। तो याद रखिए, हाइड्रोजन का मोलर मास 1, सल्फर का 32
ऑक्सीजन का कितना 16। आप H2SO4 का सबको ऐड करोगे तो मोलर मास आपका आएगा 28। ये तो बताने का जरूरत नहीं है ना कैसे आया सो। चलिए, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250 ml, और सेमी मोलर यानी मोलरिटी का वैल्यू कितना है 1/2। हम लोग को मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। कोई दिक्कत? तो चलो मोलारिटी का फार्मूला फिर से यूज करो। आप क्या होता है मोलारिटी, जनरल फार्मूला वही उसी को यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इतना बार लिखो कि याद हो जाए। लेकिन यहां पे मास पूछा है, यानी मोल में बात नहीं कर रहा, मास में बात कर रहा है। तो एनबी को हम क्या लिखेंगे बताओ, मोलारिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम अगर एमएल में है, किसमें, एमएल में, वॉल्यूम एमएल में दिया हुआ है ना, तो क्या होगा, ये 1000 से डिवाइड होगा, जो ऊपर चला जाएगा इनटू 1000। अब सारा डेटा आप सब्स्टिट्यूट करो। मोलारिटी का वैल्यू 1/2, WB हम लोगों को फाइंड करना है इनटू 1000, MB कितना है 98, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 250। बता कोई दिक्कत? क्या ये 0 ए 0 कट गया? 25 4 जा 100 लिख सकते हैं ना। अब यहां से देखो क्या आ रहा है आपका 1/2 4 इंटू WB बाय नीचे क्या बचा 98। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 4 इंटू WB। आपको समझाने के लिए इतना लंबा, कितना लंबा है ही नहीं ये। तो WB इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देना, 98/2 इंटू 4। क्या 2 से डिवाइड कर दे, कितना आया 49। क्या ये 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। चलो पॉइंट में निकालते हैं, कितना आया 49/4। 4 से डिवाइड करें अगर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, बचिया कितना 2 0, 4 5 जा 20, यानी कितना आ रहा है 12.25 ग्राम। तो योर आंसर विल बी 12.25 ग्राम, यानी योर आंसर विल बी बी। बोलो कोई दिक्कत है ना? देखो, अगर आपको लेक्चर थोड़ा फास्ट लग रहा है तो प्लीज स्लो कर लीजिए, स्लो लग रहा है तो फास्ट कर लीजिए, या हम ही को कुछ अगर चेंज करना है तो कमेंट में बताइएगा क्या इंप्रूव करना है। आ जाइए, आओ कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 18 ग्राम ग्लूकोज जिसका मोलर मास कितना दिया 180 इज एडेड टू 90 ग्राम वाटर, है ना। फाइंड द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन जिसका डेंसिटी आपको दिया हुआ है 1.08 ग्राम पर ml। फिर से ध्यान दो, क्या है क्वेश्चन, 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज जिसका मोलर मास कितना है 180 ग्राम, 90 ग्राम वाटर में ऐड किया जा रहा है। तो आपसे मोलारिटी बताना पूछ रहा है सॉल्यूशन का क्या होगा, जबकि डेंसिटी सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है 1.08 ग्राम। ठीक, तो यहां पे गिवन डेटा मेरे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट 18 ग्राम, यानी ये WB हो गया, है ना। WB कितना 18 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम, यानी ये मेरा क्या हो गया WA हो गया। अब बताओ, सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्वेंट दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर देंगे क्या मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा? निकल जाएगा ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 18 ग्राम प्लस 90 ग्राम मतलब कितना आया 108 ग्राम। ठीक, अब डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का। एक बात हमेशा याद रखनी है, डेंसिटी क्यों दिया है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी हम लोगों को सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, लेकिन डेटा से मेरे पास क्या निकल रहा है, सॉल्यूशन का मास निकल रहा है ना। डेटा से क्या निकला, सॉल्यूशन का मास, लेकिन मोलारिटी के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो हमेशा याद रखिएगा डेंसिटी जरूर देगा, क्योंकि डेंसिटी एक ऐसा टर्म है जो मास और वॉल्यूम को रिलेट करता है। समझ पा रहे हो ना। तो डेंसिटी सॉल्यूशन का, तो मास भी सॉल्यूशन का और वॉल्यूम भी किसका, सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। तो मास देखिए मेरे पास कितना है सॉल्यूशन का 108 ग्राम, डेंसिटी कितना है 1.08 ग्राम। तो क्या इस पॉइंट को अगर हम हटा दें तो यहां पे 100 होगा ना। ये देखिए 108 कट गया, तो वॉल्यूम मेरे पास कितना आया 100 ml। यही तो चाहिए था मोलारिटी के लिए हम लोगों को। मोल यहां से निकाल सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। सारा डेटा आप पता चल गया ना।
चलो, तो ध्यान देना यहां क्या हो जाएगा, एनबी क्या लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर वॉल्यूम ml में है तो ऊपर क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई होगा। आओ सारा डेटा दिया हुआ निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट 18 ग्राम इंटू 1000, मोलर मास ग्लूकोज का कितना है 180 ग्राम, है ना, और वॉल्यूम कितना निकला 100। अब ध्यान देना ये 2 जीरो एक 3 जीरो हुआ, यहां कट गया, 18 से 18 कट गया, यानी कितना आया 1 मोल पर लीटर, या सिंपल 1 कैपिटल एम, या सिंपल इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1 मोलर, यानी कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं। बताओ अब भी डाउट रहेगा क्या मोलारिटी में, नहीं ना। चलो अब आता है एक डाइल्यूशन से क्वेश्चन आता है, समझना मोलारिटी का डाइल्यूशन से क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। मान लो यहां पे मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक, जिसका मोलारिटी दिया हुआ m1, वॉल्यूम दिया हुआ b1, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, डाइल्यूट इसे करेंगे, यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से वाटर ऐड कर दिए। तो अब यहां पे समझो, जब मोलारिटी m1 और वॉल्यूम v1 दिया है, तो यहां से क्या हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है n बाई भी। तो यहां n इक्वल टू क्या होगा m इंटू भी, यानी यहां पे अगर n1 इसका मान लें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो कितना आया m1 इंटू v1, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आया। अब इसमें क्या किए, वाटर ऐड कर दिए, ठीक। जब डाइल्यूशन कर दिए यहां पे, तब अब हम मान लेते हैं इसका मोलारिटी हो गया m2 और वॉल्यूम हो गया v2। तो अब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, मेन कंसेप्ट यही है, थोड़ा सा समझना। आपके पास हाफ ग्लास पानी है, उसमें शुगर ऐड किया हुआ है 2 स्पून, क्या बोल रहे ध्यान देना, हाफ ग्लास आपके पास वाटर है, उसमें शुगर 2 स्पून ऐड किए हैं, तो उस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ मोलारिटी होगा ना। अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर से पानी ऐड करके वो हाफ ग्लास को फुल कर दिए, तो बताओ जितना शुगर पहले था क्या अब भी उतना ही है, ऑब्वियसली शुगर तो ऐड नहीं ना किए। तो इससे क्या पता चला कि जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट में कोई चेंजिंग नहीं आता है, यानी हम यहां पे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। क्योंकि शुगर देखो हाफ गिलास पानी में जितना शुगर था, फिर तो हम पानी ना ऐड किए, तो शुगर तो ऐड नहीं किए, तो पहले जितना शुगर था बाद में भी उतना ही होगा ना। और केमिस्ट्री में मास पे ना बात करके हम मोल पे बात करते थे, इसलिए यहां पे मोल पे बात कर रहे हैं। तो इस केस में अगर हम मोल निकाले, ध्यान देना मोलारिटी फार्मूला क्या होता है n बाई भी, तो यहां से n मेरा क्या होगा m इंटू भी। तो अगर n2 का बात करें तो मेरा क्या आएगा m2 इंटू v2। यानी यहां क्या पता चला, जब भी आप डाइल्यूट करोगे, वाटर ऐड करोगे, सॉल्वेंट ऐड करोगे, मतलब क्या पता चला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन, बोलो यही ना होगा। यानी इससे क्या पता चला, n1 किसके इक्वल है n2 के इक्वल है, और n1 मेरा क्या है m1 v1, और n2 मेरा क्या है बताओ m2 v2, यानी ये फॉर्मूला डाइल्यूशन में बन के तैयार हो गया m1 v1 इक्वल टू m2 v2। बताओ कोई दिक्कत। तो जब भी इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिखे कि एक सॉल्यूशन का मोलारिटी और मतलब मोलारिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, दूसरे सॉल्यूशन का मोलारिटी दिया वॉल्यूम पूछ दिया, तो इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। या एक सॉल्यूशन का मोलारिटी और वॉल्यूम दिया हुआ, दूसरे सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम दिया हुआ है मोलारिटी पूछ दिया, तो इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। आओ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे क्या बोल रहा है समझना, इफ यू हैव 300 ml ऑफ 1.5 कैपिटल M NaCl, यानी आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी 1.5 है, वॉल्यूम 300 ml है, हाउ मेनी ऑफ ml ऑफ 4.5 कैपिटल M NaCl, यानी इसका कितना वॉल्यूम होगा, जबकि मोलारिटी क्या है 4.5। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो यहां पे क्या दिया हुआ है वॉल्यूम मोलारिटी, यहां पे क्या दिया हुआ है मोलारिटी और वॉल्यूम पूछ रहा है ना। यानी अगर हम बात करें तो m1 हमको कितना दिया हुआ है 1.5, v1 कितना हम लोगों को दिया हुआ है 300 ml, है ना। और एक सॉल्यूशन है जिसका m2 हम लोगों को कितना दिया हुआ है
4.5 और यहां से हम लोग को V2 पूछ रहा है। तो क्या इस फॉर्मूला को हम यूज कर लेंगे ना, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो यहां पे लिख सकते हैं M1 V1 इक्वल टू M2 V2 और चलो सॉल्व कर दो यहां पे। तो क्या हो जाएगा, M1 1.5, V1 300, M2 क्या होगा 4.5 और यहां से हम लोग को V2 निकालना है। तो क्या अब इसे हम आसानी से नहीं निकाल सकते, बोलो निकाल सकते हैं ना। V2 क्या होगा 1.5 इंटू 300 और 4.5 डिवाइड में चला जाएगा 4.5। क्या इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा दे, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, ये 3 से 3 1 टाइम्स में कट गया ना, यानी V2 मेरा क्या हो गया 100 ml। बोलो। अब उम्मीद करते हैं बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग मोलारिटी से कर लिए, क्लियर हो गया होगा। चलो अब आता है मोलारिटी। क्या होता है मोलारिटी, इसके बारे में थोड़ा सा समझना। अभी आपको मोलारिटी क्या बताएं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, मोलारिटी बोलेंगे। मोलारिटी क्या होता है समझना, 1 kg सॉल्वेंट, वहां सॉल्यूशन का बात हो रहा है, यहां सॉल्वेंट का बात होगा। तो 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, मोलारिटी बोलेंगे। यानी यहां पे क्या पता चला कि दोनों में एबव में मेरा क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वहां पे मेरा नीचे क्या था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, यहां पे नीचे क्या होगा सॉल्वेंट इन केजी होगा। कोई दिक्कत? आओ डेफिनेशन को देखो क्या लिखा हुआ है। मोलालिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। मोलालिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यानी अगर हम यहां पे फॉर्मूला देखे, मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर सेम होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे मेरे पास क्या होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन शर्त क्या है ये केजी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो देख सकते हो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मोलारिटी में भी था, मोलालिटी में भी है। वहां पे नीचे क्या था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहां पे नीचे क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फिर से वही बात, मोल जनरली नहीं दिया रहता है, मास में दिया रहता है, और का मास ग्राम में दिया रहता है, उसे क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो आओ दूसरा फॉर्मूला देखो क्या बनके तैयार हो जाएगा, ये m इक्वल टू मोल अगर नहीं है मास में दिया है तो क्या लिखोगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया हुआ है, किसमें ग्राम में, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 1000 ऊपर चला जाएगा और ये मेरा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया किसका मोलालिटी का। समझ पा रहे हो? तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, फर्क क्या है, फर्क है मोलारिटी में नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, मोलालिटी में नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। कोई दिक्कत? चलो यूनिट पे बात कर ले, आ जाओ यूनिट पे बात कर लेते हैं। यूनिट क्या, अगर हम मोलालिटी का बात करें, फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बोलो यही तो है। तो ऊपर तो मेरे पास मोल है और नीचे मास यानी केजी, तो इसका यूनिट क्या हो गया मोल पर केजी। वहां पे क्या था मोल पर लीटर, यहां पे क्या है मोल पर केजी। या सिंपल याद रखना कभी कभी स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल समझो, अगर क्या हुआ है 2 स्मॉल m HCl, 2 स्मॉल m HCl, क्या मीनिंग होगा, जिस टाइप से वहां पे देखे थे वही यहां पे होगा 2 मोल ऑफ HCl dissolved in 1 kg of solvent, dissolved in 1 kg of solvent। बोलो समझ पा रहे हो, यही यूनिट होगा। और अगर हम बात करें यहां पे कभी कभी वहां पे मोलर लिखा था, यहां पे मोलल लिखा हुआ मिलेगा, क्या मोलल, ध्यान दो अभी हम लिखे थे ना, देख लो यूनिट को आप, क्या क्या लिखे थे यूनिट, मोल पर लीटर कैपिटल एम, यहां पे मोलर। उसी टाइप से अगर हम बात करें तो मोलालिटी में मेरे पास यहां पे क्या होगा, मोलालिटी में आपको क्या मिलेगा, देखो मोल पर केजी मिला, या फिर स्मॉल m या फिर मोलल। कोई दिक्कत? आओ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, ध्यान देना, आ जाओ देखो क्या है क्वेश्चन, समझो। 30 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना क्या है, 30 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 100 ग्राम सॉल्यूशन, फाइंड मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 30 ग्राम यूरिया को
वाटर में डिजोल्व किया गया, जिसका सॉल्यूशन का मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, और हम लोग को निकालना क्या है, मोलालिटी निकालना है। क्या निकालना है, मोलालिटी। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखो। आओ, क्या क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट WB कितना 30 ग्राम। अब हम निकालते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पे थोड़ा सा आप समझना, आपका सॉल्यूट है क्या, यूरिया है। क्या है, यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। आप बोलोगे कभी पढ़े नहीं, पढ़े होंगे, GOC में याद कीजिए। यूरिया एक ऐसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो लैब में सबसे फर्स्ट टाइम बनाया गया था। तो आप इसका मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, 60 ग्राम, है ना। अरे नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, सबको ऐड करोगे कितना आएगा, 60 आएगा। ये तो पढ़ ही चुके हो ना। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 60 ग्राम। ठीक, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम। हम लोगों से क्या निकालने के लिए बोल रहा है, मोलालिटी, कि मोलालिटी सॉल्यूशन क्या क्या होगा, ये ना बोल रहा है। तो अगर हम फॉर्मूला देखें, मोलालिटी मेरे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे मेरे पास होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यानी हमको किसका मास चाहिए, सॉल्वेंट का। दिया हुआ किसका है, सॉल्यूशन का, तो सॉल्वेंट का निकालना होगा। तो बताओ, अगर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, सॉल्यूट का मास 30 ग्राम है, तो सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो इस टाइप से यहां पे मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम माइनस मास ऑफ सॉल्यूट 30, यानी मेरे पास कितना आ गया, 70 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, 70 ग्राम, है ना इजी। अब चलो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो। क्योंकि यहां पे मोल नहीं दिया हुआ, मास दिया हुआ है, तो मोल को किस में कन्वर्ट करोगे, मास में। तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है तो ये ऊपर चला के क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। चलो, तो WB मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 30 इंटू 1000। MB कितना है, 60। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 70। बोलो कोई दिक्कत, देखो 2 टाइम्स में कट गया, ये एक 0 कट गया, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 50। यानी कितना आया, 50/7 मोल पर केजी। तो ये आपका था क्या, मोलालिटी। कोई दिक्कत। अब यहां पे एक बात समझना, कभी कभी क्या होगा, रिलेशन पूछ देगा, यानी मोलारिटी दिया रहेगा और मोलालिटी निकालने बोल देगा। याद कीजिए, आप क्लास 11th में क्वेश्चन बनाए होंगे। देखो इस क्वेश्चन को, ये आपका क्लास 11th का एग्जांपल का क्वेश्चन है, समझना। द डेंसिटी ऑफ 3 M सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी इस सॉल्यूशन में आपको मोलारिटी 3 M दिया हुआ है, सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.25 ग्राम दिया हुआ है, और आपसे क्या बोल रहा है, मोलालिटी निकालने बोल रहा है। कैसे निकालोगे, ध्यान देना। मोलारिटी कितना दिया हुआ है, 3 NaCl, डेंसिटी 1.25 ग्राम ml। तो अब मीनिंग समझो, 3 NaCl का मतलब क्या होगा, कि 3 NaCl का 3 मोल ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी यहां से क्या पता चला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 3 मोल है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, यानी 1000 ml है। अगर डेंसिटी दिया हुआ 1.5 ग्राम, कितना, सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से मास निकालेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी 1.25, वॉल्यूम 1000, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1250 ग्राम। क्या आया, मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन मोलालिटी निकालने के लिए हमको मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो अब यहां पे सॉल्यूशन का मास निकल गया, सॉल्यूट का मास निकालेंगे, सॉल्यूशन में सॉल्यूट को घटाएंगे, सॉल्वेंट निकल जाएगा ना। तो चलो सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करते हैं। यहां पे समझना, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। मोल कितना, 3 मोल, 3 गिवन मास बाय मोलर मास। तो NaCl का मोलर मास कितना होता है, 58.5। तो यहां से WB क्या होगा, 3 इंटू 58.5, यानी कितना आया, 175.5। ये क्या निकला, मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या निकला, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लोग पास निकल गया मास ऑफ सॉल्वेंट 1074.5। अब यहां से मोलारिटी कर देंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन केजी, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.79।
आप बोल रहे होगे कि आप तो ये बना के लाए थे, सिर्फ समझा दिए। तो ये बताना मकसद ये था कि अगर हम लोगों को रिलेशन पता होगा मोलारिटी और मोलालिटी में, तो इतना लंबा काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आओ इसी क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट में बना के देखते हैं। तो रिलेशन क्या होता है उसे देख लो। रिलेशन होता है दोनों के बीच में क्या, स्मॉल m इक्वल टू 1000 कैपिटल M 1000 इंटू डी माइनस m इंटू एम बी। यहां पे m स्मॉल m आपका क्या है, मोलालिटी, कैपिटल M क्या है, मोलारिटी, डेंसिटी D क्या है, डेंसिटी, जो किस में होना चाहिए, ग्राम पर ml में, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आओ देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही छोटे में, बहुत ही शॉर्ट में बनाते हैं, ध्यान देना। मोलालिटी M, क्या हुआ, ध्यान देना, देखो यहां पे मोलालिटी, चलो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1000 इंटू कैपिटल M कितना दिया हुआ, मोलालिटी 1000, डेंसिटी कितना 1.25 दिया हुआ है, माइनस मोलारिटी M और कितना आया, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अभी निकाले थे 58.5। देखो यही सारा डेटा है ना, मोलारिटी 3 कैपिटल M और 58.5 आएगा मास। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आया, 3000 बाय यहां कितना आएगा 1250, माइनस इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा 175.5, 175.5। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो 3000 डिवाइडेड बाय 1250 में 175.5 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 1074.5। देख लो, तो यहां से आपका मोलालिटी जब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2.79 मोल पर केजी। तो देख सकते हो आप, जहां पे ये पूरा स्लाइड में देख रहे हैं ये क्वेश्चन बन रहा है, वहीं पे देखो छोटा सा यहां पे अगर एक रिलेशन याद होगा तो ये छोटा सा क्वेश्चन इतना छोटा पार्ट में बन जाएगा ना। तो ये यूज करना है हम लोग को जेई नीट के क्वेश्चन को बनाने में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। कोई दिक्कत? चलो, तो यहां हम आपका टोटल कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, क्या, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और मोलालिटी। ठीक है, चलो अगर आप देखना चाहते हो यहां पे, अगर देखो नॉर्मलिटी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है ना, लेकिन इनडायरेक्टली पूछ देता है। तो जहां तक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा उसको हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, समझो। नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बड़ा अटपटा लग रहा होगा, क्या लिखा हुआ है पता नहीं, समझो। आप ये तो याद कर सकते हो ना, क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहां पे होता है एन फैक्टर, एन फैक्टर। आप अगर देखोगे तो एनबी बाई भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या है, मोलारिटी, यानी एन इक्वल टू क्या आया, कैपिटल एम इंटू एन फैक्टर। ये फॉर्मूला तो आप याद रख ही सकते हो। कहने का मतलब नॉर्मलिटी अगर बोल दिया तो नहीं निकाल सकते, मोलारिटी तो निकाल सकते हैं ना। तो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। अब हमको सीखना है कि एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो बहुत इजी होता है, समझो। अगर एन फैक्टर हम एसिड का निकाल दें, समझना, अगर HCl है तो बताओ ये टूटेगा क्या बनेगा, H प्लस और Cl माइनस। तो एसिड के केस में जितना H प्लस देगा वो आपका एन फैक्टर होगा। तो यहां पे एन फैक्टर कितना आया 1। अगर ये H2SO4 होता, H2SO4, बताओ ये टूटता क्या बनता 2H प्लस SO4 माइनस 2। तो कितना H प्लस दिया 2 ना, तो यहां पे आपका एन फैक्टर कितना आया 2 आया। समझ पा रहे हो? इसी टाइप से बेस के केस में आपका एन फैक्टर क्या होगा, जैसे NaOH, बताओ ये टूटेगा तो क्या बनेगा Na प्लस और OH माइनस। तो यहां पे एन फैक्टर जितना OH माइनस देगा वो आपका क्या होगा, एन फैक्टर होगा। तो एक OH माइनस दिया तो एन फैक्टर कितना आया 1 आया। उसी टाइप से अगर सॉल्ट में हम बात करें, जैसे AlCl3, तो सॉल्ट के केस में क्या होगा, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज को आप ऐड करो। ठीक है, देखो बताओ यहां चार्ज कितना होगा, एल पे +3, क्लोरीन पे -1, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आया -3, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आया +3, यानी यहां पे एन फैक्टर कितना आ गया 3 आ गया। समझ पा रहे हैं? तो नॉर्मलिटी आपको ज्यादा हेडेक नहीं लेना है, सिंपल याद रखना है, मोलारिटी में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, नॉर्मलिटी निकल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो इस टाइप से यहां पे आज हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट कंसंट्रेशन टर्म किए, है ना। तो इसका लर्निंग आउटकम आप जरूर खुद से कोशिश कीजिएगा। इसका लर्निंग आउटकम दोनों लेक्चर को देख के आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 to 9, 26, 28, 29, 30 सॉल्व कीजिए।
इंटेक्स क्वेश्चन 1 to 5 और एग्जाम्पल 1 to 3 सॉल्व कीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा सॉल्युबिलिटी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। थैंक यू।